हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। हम कर रहे हैं प्लस टू क्लास का टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फेवल ने प्रिस्क्राइब किए हैं। तो इसमें 14 प्रिंसिपल्स फेवल ने दिए हैं, उसमें से 8 प्रिंसिपल्स हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप अगर उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वहां से आप लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम करते हैं बाकी के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हमारे पास आता है एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, स्केलर चेन प्रिंसिपल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि उसमें हमारे यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं और हर एक एम्प्लॉई जो है किसी एम्प्लॉय का सुपीरियर होता है और किसी का सबऑर्डिनेट होता है। तो इस तरह से उनकी एक चेन बन जाती है। जैसे हमने डायग्राम में दिखाया है, ये यहाँ पर सुपीरियर है, उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स की एक चेन बनी हुई है। एक तरफ इसमें डबल जो है उसने चेन बना के दिखाई, टेलर ने बताया है फेवल ने। तो इसमें ए का सबऑर्डिनेट जो है बी है, बी का सबऑर्डिनेट सी है, सी का सबऑर्डिनेट डी, डी का सबऑर्डिनेट ई और ई का सबऑर्डिनेट एफ। फिर है हमारे पास जी। इधर से ए के अंदर पहले एल आता है, एल के अंदर आता है एम, एम के अंदर है एन, एन के अंदर ओ, ओ के अंदर पी और पी के अंदर क्यू। अब यहाँ पर एक चेन बन गई है इस तरह से, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अगर किसी भी एम्प्लॉय ने किसी से भी आगे अगर कांटेक्ट करना है तो उसको इस चेन को फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बी को ई से कांटेक्ट करना है तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेंगे। बी जो है पहले सी को बात पहुंचाएगा, सी जो है डी को कम्युनिकेट करेगा, डी फिर ई को कम्युनिकेट करेगा। तो इस तरह से एक चेन बन गई है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए इस चेन को फॉलो किया जाना चाहिए जनरली। अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शनल सिचुएशन की, तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में हम इसको फॉलो ना करें तो चल जाता है, बट जनरली जो है जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट की जो चेन बनी हुई होती है उसको फॉलो किया जाना चाहिए और बीच में किसी भी पर्सन को जो है इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इससे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसीलिए जो चेन बनी हुई है सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स की, कम्युनिकेशन करने के लिए उस चेन को फॉलो किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि एक जो चेन है उसमें एफ है और दूसरी तरफ जो ए के सबऑर्डिनेट्स है उसमें पी है। अब मान लीजिए एफ जो है उसको पी से कांटेक्ट करना है, तो एफ जो है पी से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करता, जनरल कंडीशंस में नहीं कर सकता। अगर जनरली जो है एफ को पी से कांटेक्ट करना है तो एफ जो है अपना कम्युनिकेशन ई को करेगा, ई जो है डी को कम्युनिकेट करेगा, डी सी को, सी डी को और ए को, फिर ए से एल, एम, एन, ओ से होता हुआ जो उसका मैसेज है वो पी तक जाएगा। बट ये जो रूट है बहुत लंबा हो जाता है। अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन है, टाइम बहुत कम है, इमरजेंसी का कोई काम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम गैंट प्लान का जो सेक्शन है इसका उसको हम फॉलो करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में एफ जो है डायरेक्टली पी से कम्युनिकेट कर सकता है, पर उसके लिए एफ को अपने सुपीरियर ई से परमिशन लेनी होगी और पी को अपने सुपीरियर ओ से परमिशन लेनी होगी। इनसे परमिशन लेके एक्सेप्शनल सिचुएशन में जब इमरजेंसी होती है, टाइम कम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में एफ जो है डायरेक्टली पी से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये जो चेन है हमारी कम्युनिकेशन की, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की, इसको फेवल ने एक लैडर का नाम दिया है। सीढ़ी की तरह से ये बना हुआ है, तो इसको हम फेवल्स लैडर भी बोल देते हैं। और ये जो हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं इसको हम गैंट प्लान बोलते हैं। तो ये जो अगर फेवल ने कहा है कि इस चेन का हमें जनरली फॉलो करना चाहिए, इससे क्या होता है बीच में कोई भी जो हमारा एम्प्लॉय है वो इग्नोर नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी अथॉरिटी बनी रहती है और हर एक पर्सन को ये पता रहता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स जो है वो क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए जनरली इस चेन को फॉलो किया जाना चाहिए, बट एक्सेप्शनल सिचुएशन में अपने सुपीरियर से परमिशन लेकर जो सबऑर्डिनेट्स है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का सिद्धांत। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनको हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और बाकी के सारे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे रिसोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं, लैंड हो सकती है हमारे पास, कैपिटल हो सकती है, मशीन हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है, और एक होता है हमारे पास लेबर। तो लेबर हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है और ये सारे जो है हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। तो इन फिजिकल रिसोर्सेज के लिए टेलर ने हमारे को कहा है कि मटेरियल ऑर्डर होना चाहिए, उनके लिए मटेरियल ऑर्डर की व्यवस्था होनी चाहिए। अब मटेरियल ऑर्डर क्या है? मटेरियल ऑर्डर में एक हर एक चीज के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। हर एक जो भी हमारे पास सामान है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ पर रखी जाएगी, और एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, और हर एक चीज अपनी जगह पर होनी भी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो किसी भी पर्सन को वो चीज ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। जनरली आप अपने घर में भी देखते हैं हर एक चीज के लिए एक प्रॉपर प्लेस होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी होगी। जब भी आपको वो चीज चाहिए होती है तो आप वहां से आसानी से ले सकते हैं, और अगर फिर आप उसको उसी जगह पर रख देते हैं तो इससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यही बात हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होती है। ये प्रिंसिपल फेयोल ने दिया है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो इसके अकॉर्डिंग भी हर एक चीज के लिए, हर एक वस्तु के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी होगी, और हर एक चीज उसी जगह पर होनी भी चाहिए। मीन्स जब भी हम उस चीज को यूज करें तो वापस उसको वहीं पर रख दे। इससे किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कभी भी हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमें आसानी से मिल जाएगी। जैसे हमारे छोटे मोटे टूल्स हो सकते हैं, मशीनें होती हैं, तो सब चीजों का जो है प्रॉपर प्लेस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और इसी को जो है फेयोल ने मटेरियल ऑर्डर का नाम दिया है। ये फिजिकल रिसोर्सेज के लिए होता है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज के लिए होता है। दूसरे सोर्सेज है हमारे लिविंग, लेबर है जैसे, तो उसके लिए जो हमारा ऑर्डर है उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो ऑर्डर है वो हमारा सोशल ऑर्डर होता है। इसमें भी वही बात आती है कि हर एक पर्सन के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और हर एक पर्सन अपने प्लेस पर भी होना चाहिए। तो इसमें कहा जाता है ए प्लेस फॉर एवरीवन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम करते हैं उनकी प्रॉपर जगह होनी चाहिए कि कहाँ पर उन्होंने काम करना है, उनका स्थान जो है वो फिक्स होना चाहिए उनकी जगह पहले से ही। एवरीवन इन हिज एप्रोप्रिएट प्लेस, और हर एक पर्सन जो उसको प्लेस, जिस प्लेस पर, पोस्ट पर उसको अपॉइंट किया गया है, जो उसके लिए जगह बनाई गई है बैठने की, वो जगह पर होना भी चाहिए। तो इसी तरह से वो प्रॉपर ढंग से अपना काम कर पाएंगे। तो दो तरह की व्यवस्था उसने दी है। फिजिकल रिसोर्सेज के लिए उन्होंने मटेरियल ऑर्डर की बात की है और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए सोशल ऑर्डर की बात की है। इससे क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम जो है वो बना रहेगा। हर एक पर्सन और हर एक जो चीज है वो अपने अपने प्लेस पर होगी। तो किसी भी पर्सन को कोई भी चीज को ढूंढने में या किसी भी पर्सन से कांटेक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और सारा काम जो है वो स्मूथली चलता रहेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो आता है 11th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। समता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में फेयोल कहता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको साथ जो है जस्टिस करनी चाहिए, उनके साथ न्याय का व्यवहार करना चाहिए। मीन्स उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर एक दो एम्प्लॉय जो है वो सेम काम कर रहे हैं तो उनको उनमें किसी भी तरह का जो है अंतर नहीं होना चाहिए। उनके वेतन में उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अब समान व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई कर्मचारी एक अच्छा काम कर रहा है और दूसरा जो है कामचोर है, अपने काम को पूरा नहीं करता है, तो उनके
उनके साथ भी हम इक्वलिटी का व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो कर्मचारी अच्छा काम करता है उसको उसके काम के अकॉर्डिंग ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, और जो एम्प्लॉय जो है कम काम करता है, बढ़िया काम नहीं करता है, उसको कम जो है उस रेट से जो है उसको हम सैलरी भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारे पास आते भी डिफरेंशिएशन रेट सिस्टम आता है सैलरी का, वेजेस का। तो उसमें हम एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी है या उनकी जो काम करने की कैपेसिटी है उसकी बेस पर हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। जो एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा काम करता है उसको ज्यादा रेट से वेजेस दी जाती है, और जो एम्प्लॉय अपने काम को पूरा नहीं करता है उसको कम रेट से वेजेस दी जाती है। तो जनरली जो है एम्प्लॉयज में इक्वलिटी जो है रखनी चाहिए मैनेजर्स को। पर अगर कोई मैनेजर अपना एम्प्लॉय जो है अपना काम प्रॉपर वे से नहीं कर रहा है तो ये नहीं है कि उसको एफिशिएंट जो एम्प्लॉय है जो अच्छा काम कर रहा है उसके बराबर ही उसको सैलरी दी जाएगी, फिर उनमें डिफरेंशिएशन जो है वो होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है फ्यूल का। वो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ 12th प्रिंसिपल। स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज और पर्सोनल। एम्प्लॉयज को हम कर्मचारी पर्सोनल भी बोल देते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको बिना किसी रीजन के इंस्टीट्यूशन से बार बार जो है वो नहीं हटाना चाहिए। उनके जो टेन्योर है, उनके काम करने की जो स्टेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए कि एक बार हमने उनको लगा लिया और अगर वो अपना काम प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं तो उन्हें बिना किसी रीजन के बार बार हटाया नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम कर्मचारी को बार बार हटा देते हैं अपने एम्प्लॉयज को तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होता है। एक तो जो हमें नए एम्प्लॉयज अपॉइंट करने पड़ेंगे तो उसके ऊपर हमारा टाइम और मनी वेस्ट होगा, और नया एम्प्लॉयज जो है वो इतना ट्रेंड भी नहीं होगा, उसको हमें काम भी सिखाना पड़ेगा, तो उसकी ट्रेनिंग के ऊपर भी हमारा खर्चा आएगा। और दूसरा जो सोसाइटी में एक मैसेज आएगा एम्प्लॉयज के बीच में कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक नहीं है, यहाँ से तो एम्प्लॉयज को बार बार हटा दिया जाता है, तो जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर नहीं करते, उसमें आना पसंद नहीं करते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉय वहीं पर काम करना चाहता है, उसी इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहता है जहाँ उनके टेन्योर में स्टेबिलिटी होती है, मीन्स उन्हें बिना किसी रीजन के बार बार हटाया नहीं जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूल कहता है कि जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनके कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए, मीन्स उनको बिना किसी रीजन के बार बार नहीं हटाना चाहिए। अगर एक बार हमने एम्प्लॉयज को लगा लिया और वो सही काम कर रहा है तो उसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इससे एम्प्लॉय भी खुश रहता है, हमारा उसकी स्टेबिलिटी होती है, वो मन लगाकर काम करता है, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है क्योंकि वो ट्रेंड हो जाते हैं एम्प्लॉयज, और नए एम्प्लॉयज को ढूंढने पर भी हमें खर्च नहीं करना पड़ता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये उनकी पॉलिसी रहती है कि वो बार बार हटाते रहते हैं एम्प्लॉयज को, तो जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ लगे हुए हैं तो वो भी नए काम की तलाश में रहते हैं कि क्या पता उनको कब हटा दिया जाए। तो जैसे ही उनको कोई बेटर ऑफर मिलता है कहीं बाहर से तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको बिना किसी रीजन के बार बार नहीं हटाया जाना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है इनिशिएटिव का। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उनको अपने एम्प्लॉयज को इनिशिएटिव लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट करें उनको कि वो इनिशिएटिव ले। कोई भी एम्प्लॉयज जो है उनको अगर कोई भी अपने विचार देते हैं तो उनके जो उन्होंने अपने विचार दिए हैं तो उनको जो है
उनको ध्यान से सुनना चाहिए अपने एम्प्लॉइज की बातों को, और अगर उन्होंने कोई अच्छी जो है हमें सुझाव दिए हैं तो उन सुझावों को लागू भी करना चाहिए। तो इससे वो एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे, संस्था के साथ जो है उनका जुड़ाव होगा और वो मन लगाकर जो है उसमें काम करेंगे। उनको लगेगा कि उनकी उस ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस है, उनकी बातों को सुना जाता है और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा एम्प्लॉइज को, और वो मन लगाकर अपना काम कर पाएंगे। वो अपने आप को उस इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा मानेंगे और उसके फायदे के लिए ही काम करेंगे। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना चाहिए, कोई कुछ नया करने के लिए, कुछ बेहतर सुझाव देने के लिए टाइम टू टाइम जो है उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। इसके बाद हमारा लास्ट प्रिंसिपल आता है एस्पिरिट डी क्रॉक्स। तो ये प्रिंसिपल है हमारा सहयोग की भावना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं और मैनेजर्स भी काम करते हैं। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना। तो ऑब्जेक्टिव हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारे मैनेजर्स और जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे बाकी के कर्मचारी हैं, उनमें आपस में सहयोग होगा, वो मिलजुल कर कोऑपरेशन से काम करेंगे। तो उनमें कोऑपरेशन होनी चाहिए, आपस में वो मिलजुल कर काम करें। इसके लिए जरूरी होता है कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज के साथ मिलजुल कर काम करें। जब भी वो उनसे बात करें तो उनको मैं की जगह हम का उपयोग करना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा, मैंने ये किया, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम सब मिलकर ये काम करेंगे। तो उससे जो कर्मचारी होते हैं हमारे, उनमें एक अच्छी फीलिंग आती है कि उनको भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि एक्चुअली में जो मैनेजर होता है वो तो अकेला कुछ ही कर ही नहीं सकता, उसको अपने एम्प्लॉइज के साथ मिलकर ही काम करना होता है। तो इसीलिए जो उसके एम्प्लॉइज होते हैं उसको उनमें जो है कोऑपरेशन की फीलिंग जो है वो करनी चाहिए एस्टैब्लिश। तो उसको जब भी उनसे बातचीत करता है तो इस तरह से बातचीत करनी चाहिए कि वो एम्प्लॉइज ये समझे कि उनकी भी इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए उसको उन एम्प्लॉइज को जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको अपने साथ लेकर जो है चलना होगा। तो इसीलिए वो उनके साथ सहयोग के भावना के साथ जो है वो काम करेगा। तो इसीलिए उसको मैं की जगह पर हम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सबने मिलकर जो है काम करना है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनमें आपस में सहयोग की भावना होनी भी बहुत जरूरी होती है। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योल। इसके बाद हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आती है, जो कि हमें टेलर ने दिया था। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कि वो क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।